हाँ यस। गुड आफ्टरनून। BDML कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ, लोकेश यादव। हाँ यस बेटा। देखिए आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था भूगोल की परिभाषा, भूगोल का अर्थ। आज हम थोड़ा सा परिभाषाओं के डिटेल में जाएंगे और परिभाषाओं की डिटेल के बाद हम शुरू करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। मतलब लास्ट 10 मिनट का टॉपिक रह रहा है हमारा भूगोल की परिभाषा का। उसके बाद हम पृथ्वी की उत्पत्ति टॉपिक शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा परिभाषाओं को देखते हैं आज हम। तो आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। बेटा आवाज़ साफ आ जाएगी। आपका नेटवर्क चेक करो बेटा एक बार। हमारे यहाँ से सब ओके है। हाँ अब आ रही है बेटा आवाज़। हाँ आएगी बेटा आवाज़। पूरा सेटअप हमारा सब ठीक है यहाँ से। आपका नेटवर्क चेक कर लीजिएगा बेटा एक बार। हाँ यस। भूगोल की परिभाषा। देखिए जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि भूगोल एक वह विषय है जो पृथ्वी के वर्णन से संबंधित है। पृथ्वी तल पर उपस्थित वे सभी परिस्थितियां, पृथ्वी तल पर उपस्थित वे सभी परिस्थितियां, वे सभी तथ्य, वे सभी घटनाएं जो पृथ्वी से संबंधित हैं या प्रकृति से संबंधित हैं, उन सबका जहां हम अध्ययन करते हैं वही भूगोल कहलाता है। समझ में आया कि पृथ्वी तल से संबंधित सभी परिस्थितियों का अध्ययन एक निश्चित तौर पर आप पृथ्वी तल से संबंधित सभी समस्याओं का या सभी तथ्यों का अध्ययन एक निश्चित प्रारूप में करना वही भूगोल कहलाता है। जैसे मान लो पृथ्वी पर कोई ज्वालामुखी की घटना है, कोई भूकंप की घटना है, या कोई खनिज निकल रहा है कहीं भी, या कोई स्थल संबंधी, कोई समुद्र संबंधी, कोई वायु संबंधी घटना है, जैसे चक्रवात आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो घटनाएं पृथ्वी पर होती हैं उन सभी का अध्ययन जहां किया जाता है वह भूगोल कहलाता है। भूगोल में हम वे सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे मानव के साथ हम इन घटनाओं का संबंध दर्शाते हैं। भूगोल में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी तथ्य दिए जाते हैं, उन सभी का मानव के साथ अंतर संबंधित अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। मान लो हम कृषि से संबंधित ही बात करें। धरातल पर कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं। अब उस कृषि में जो मानव का योगदान है, भाई तभी तो कृषि हो रही है। जब मानव अपना समय दे रहा है, मानव क्रियाकलाप कर रहा है, तभी तो हम एक कृषि को चालू रखते हैं। तभी हम कृषि के चैप्टर को भूगोल के अंदर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इसमें हमने प्रकृति को भी जोड़ा और मानव को भी जोड़ा। भाई प्रकृति ने हमको पानी दिया, प्रकृति ने हमको धरातल दिया, प्रकृति ने हमको उपजाऊ मिट्टी दी, प्रकृति ने हमको हवा दी, प्रकृति ने हमको प्रकाश दिया। तब ये बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होके एक कृषि को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने में योगदान देंगे। अब मान लो कृषि के लिए सब दशाएं हमको प्रकृति से मिल गई, सब कुछ नेचर से मिल गया, हमको पानी भी मिल गया, स्थल भी मिल गया, हमको वायु भी मिल गई, तापमान भी मिल गया। लेकिन मान लो मानव क्रियाकलाप ना करे तो क्या कृषि हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। फिर तो अपने आप ही जो वनस्पति उगेगी, अपने आप ही जो पेड़ उगेंगे, वो प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में चला जाएगा। फिर वो पॉइंट,
उस टॉपिक को हम प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में पढ़ेंगे, जबकि कृषि को हम कहाँ पढ़ेंगे, मानव के क्रियाकलापों में पढ़ेंगे। तो भूगोल ने हमको बहुत कुछ दिया, भूगोल ने बहुत सारी तथ्य दिए, बहुत सारी घटनाएं दी, बहुत सारे हमको बहुत सारी चीजें हमको उपलब्ध करवाई। उन सारी चीजों को लेके हम जब चलते हैं तो मानव उसमें थोड़ा सा सहयोग कर देता है, तो वो एक पॉइंट बन जाता है और वो एक सफल गतिविधि के रूप में हम पढ़ लेते हैं। तो ये चीजें एक मानव के परिभाषा के रूप में आती हैं। अब कुछ परिभाषाएं देखो मैं आपको लिखा रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा कि जैसे पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर तल पर विभिन्न पहलुओं का मानव के साथ अंतर संबंधित अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। दूसरी परिभाषा, पृथ्वी तल पर उपस्थित वे सभी तथ्य, घटनाएं एवं तथ्य, घटनाएं एवं विविध लक्षण जो प्रकृति से संबंधित हैं, उन सभी का अध्ययन करना ही भूगोल करना ही भूगोल कहलाता है। ये कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई, जबकि भूगोल का अन्य विषयों से भी बहुत गहरा संबंध है। यहाँ नीचे लिखिए, भूगोल में अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जाता है, अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जाता है। ये लिख लीजिए आप लोग, या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप नोट्स बनाते समय इनको लिखें।
हाँ, आगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग प्रयोग एरेटोस्थनीज यूनानी ने किया था। यूनानियों के अनुसार भूगोल का जनक होमर है। देखिए, यहाँ पर जो हम भूगोल शब्द की बात करते हैं, तो भूगोल शब्द का तो सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया था, लेकिन उससे पहले इस भूगोल को हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे। किसमें पढ़ते थे? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे। और वहां बहुत सारी चीजों का आविष्कार हो चुका था। तो वहां जब सर्वप्रथम एक विचारक था यूनान का, जिसका नाम था होमर। इस होमर ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इलियड और ओडिसी। क्या नाम था? इलियड, ओडिसी। इलियड और ओडिसी, ये ग्रंथ था। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वी को गोल होने के सबूत कुछ दिए थे, या पृथ्वी पर कुछ हवाओं का वर्णन किया था कि यहाँ पर उत्तर से कुछ हवा चलती हैं, कुछ पश्चिम से चलती हैं, ऐसे कुछ ऐसा ब्यौरा इन्होंने यहाँ पर दिया था। तो हम मान सकते हैं कि सर्वप्रथम जो इन चीज़ों को बता रहा है वो निश्चित रूप से एक भूगोल का जनक हो सकता है। भाई, भूगोल के बारे में जब उसने इतने तथ्य हमको दिए, देखो आज तो हम भी कह सकते हैं कि भूगोल में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, भूगोल में हम वो चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन बेटा, जब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो इन चीज़ों को बताता है उसके मन में क्या होगा, उसने कहाँ से सीखा होगा। आज तो हमको भी पता है कि भूगोल क्या है, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, तापमान क्या होता है, वर्षा कैसे होती है। आज तो हम भी बता देते हैं, आप भी बता देंगे जब पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन बेटा, जब सबसे पहले किसी ने इन चीजों को बताया तो वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो होमर जी को हम इसीलिए यहाँ पर एक भूगोल का जनक मानते हैं, क्योंकि वैसे तो पूरे वर्ल्ड के लिए तो जो हम एक भूगोल का जनक मानते हैं पूरे विश्व के लिए, वो तो हम हेकेटियस को मानते हैं। किसको मानते हैं? हेकेटियस को मानते हैं। लेकिन बेटा, हेकेटियस पूरे विश्व के लिए इस भूगोल का जनक है। हेकेटियस ने बहुत बड़ा योगदान अपने जीवन का इस भूगोल के लिए दिया है, तो उसको तो हम खैर भूल ही नहीं सकते। जब हम मानव भूगोल पढ़ेंगे बेटा, जब आगे हम उसमें उस हेकेटियस के योगदान की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो यूनानी लोग मानते हैं, तो यूनानियों के अनुसार हम देखते हैं तो भूगोल का जनक कौन है? सिर्फ होमर है। और सबसे पहले जो भूगोल शब्द का जो चयन किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे यदि भूगोल का जनक आपसे पूछा जाए तो। 1 मिनट। हाँ, विश्व स्तर पर भूगोल का जनक
हिकेटियस को माना जाता है। अब यहाँ पर जनक की बात हो गई। हिकेटियस महोदय भूगोल के जनक हैं, लेकिन यूनान में देखा जाए तो यूनान में भूगोल का जनक कौन है? होमर है। और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था या सर्वप्रथम जिसने भूगोल शब्द दिया था उसका नाम है एराटोस्थनीज। तो ये चीजें हमारी बेटा बिल्कुल फिक्स एनसीईआरटी के अनुसार आपको तथ्य दिए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी जो भी आगे जैसे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यदि कोई क्वेश्चन ऐसे फंसता है, कोई यहाँ से आता है, तो बेटा एनसीईआरटी की बुक ही देखी जाती है। वहीं से हमें पता लगता है कि कौन सा शब्द किस बुक में कहाँ से लिया गया है, उन्हीं को कोर्ट में मान्यता दी जाती है। बेटा ये जो रोजाना की जो दुनिया भर के जो लेखक हैं जो अपने मार्केट में चल रहे हैं आजकल, किसी ने एमए किया और बुक छाप दी, किसी ने बीए में ही बुक छाप दी, दुनिया भर के नोट्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब हम लोग जैसे पढ़ाते हैं ना, तो हमारे नोट्सों को बहुत अच्छे से लिख के नोटबुक में और उसी को प्रिंट वाले को दे देते हैं और वो उनके नोट्स हो गए। तो बेटा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, लेकिन ये चीजें मान्य नहीं होती। मान्य बेटा जो रजिस्टर्ड जो लेखक है ना, जो समिति की जो किताबें छपती हैं वही मान्य होती हैं। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं। ये अपने इनके एक जनक की बात हो गई, हमारे भूगोल के जनक की बात हो गई, भूगोल की परिभाषाओं की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इस भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है हमने अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि एक समय था जब डुअलिज्म आया था, द्वैतवाद आया था भूगोल में। अब द्वैतवाद में क्या हुआ था कि कुछ विचारकों ने ये कहा था कि हम भूगोल को एक विषय के रूप में हम नहीं पढ़ सकते, इस भूगोल में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पर भी हम। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है फिर पॉइंट्स? भाई एक जगह हम प्रकृति की बात करते हैं, एक जगह हम मानव की बात करते हैं। तो यहीं पर एक द्वैतवाद पैदा हो गया, विचारकों में एक विरोध उत्पन्न हो गया। इस भूगोल के ही जो विचारक थे जिन्होंने भूगोल को यहाँ तक लाए और यहाँ तक पहुंचाया इस भूगोल को, उन विचारकों में ही आपस में एक ये उत्पन्न हो गया कि वास्तव में भूगोल जो है वो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है, अलग अलग गतिविधियां अलग अलग घटनाएं हमारे इस भूगोल में होती हैं। तब यहां पर कहा गया कि भूगोल की मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट बनते हैं भूगोल के। वो कौन कौन से बनते हैं वो देखिए आप लोग। भूगोल को मुख्य रूप से भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। नंबर एक, भौतिक भूगोल। नंबर दो, मानव भूगोल। मानव भूगोल। अब ये भौतिक भूगोल और जो मानव भूगोल, दो पॉइंट हमारे सामने आए हैं। इस मानव भूगोल में मानव संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा और भौतिक भूगोल में प्रकृति संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा। अब मानव भी प्रकृति के बिना नहीं रह सकता और प्रकृति में भी मानव की आवश्यकता है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे आधुनिकीकरण आया है, निश्चित रूप से मानव ने भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। जब मानव की जब ये घटनाएं देखी और मानव की इन क्रियाओं को देखा,
तो ऐसा लगा कि मानव भी अपने आप में श्रेष्ठ है। भाई प्रकृति ने सुविधाएं उपलब्ध कराई और मानव ने उन पर काम किया और अपने आप में एक नया आधुनिकीकरण शुरू हो गया। नई नई टेक्नोलॉजी आई, मानव ने एक बहुत बड़ा योगदान इस प्रकृति में मानव को जाता है। इस मानव ने ही इस प्रकृति को उच्च आगे पहुंचाया है। अब जहां जहां प्रकृति को लगता है कि मानव ने गलत किया है, वहां वहां प्रकृति ने मानव को दंडित भी किया है। हमने पहाड़ काटे, सुरंग बनाई, समझ रहे हो ना? पहाड़ किसने दिया? भौतिक भूगोल ने दिया बेटा, प्रकृति ने दिया। काटा किसने? मशीनें किसने बनाई? मानव ने बनाई। जब मानव ने मशीनें बनाई और प्रकृति ने पहाड़ दिया, तभी तो सुरंग बनी। जब वो सुरंग बनी तो प्रकृति को नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो कई कई बार बेटा देखो, अभी 6 महीने पहले की ही बात है, हिमाचल में जो सुरंग घटना हुई थी, पूरा पहाड़ ढह गया था, मजदूर अंदर दबे रह गए थे। तो ऐसी घटनाएं कई बार प्रकृति करती है। हम लोगों ने पहाड़ों पर मकान बनाए, पहाड़ों को काटा है। बहुत सारे पर्यटन स्थल आप लोगों ने देखे होंगे। तो प्रकृति ने वहां पर बाढ़ लाई, पानी में अवरोध उत्पन्न हुआ, तो जब पानी बढ़ा तो लोग बह के चले गए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ पर कितने बार कई बार घटनाएं हुई है। तो ये क्या है भाई? प्रकृति को जब हम नुकसान पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट तो करेगी। तो ये आपस में भी दोनों चीजें संबंधित हैं, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से हम इन दोनों चीजों को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं भौतिक भूगोल के बारे में बात करूंगा। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी अन्य शाखाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, यहां पर हम बहुत सारी शाखाओं का अध्ययन करते हैं। अब भौतिक भूगोल की भी बहुत अन्य शाखाएं हैं। जैसे अब यहां पर अध्ययन करते हैं जिनमें 14 शाखाएं मुख्य हैं। नंबर 1, नंबर 1 भूगणित। भूगणित, भूगणित को इंग्लिश में बोलते हैं जियोडेसी। जियोडेसी। नंबर 2, भूभौतिकी। भूभौतिकी, जियो फिजिक्स। तीसरा, खगोलीय भूगोल। खगोलीय भूगोल, खगोलीय भूगोल को एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी।
एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। अगला पढ़ेंगे हम भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जियो मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। अगला पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। अगला पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी। अगली शाखा है जल विज्ञान। हाइड्रोलॉजी। आठवां है हिमनद विज्ञान। हिमनद विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी। नवा है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान, और मृदा विज्ञान को सोइल ज्योग्राफी। अगला है 10वां जैव विज्ञान। जैव विज्ञान, जैव विज्ञान को बोलेंगे बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी। अगला है 11वां चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल को क्या बोलेंगे? मेडिकल ज्योग्राफी। मेडिकल मेडिकल ज्योग्राफी। अगला मानचित्र प्रायोगिक भूगोल, मानचित्र भूगोल कह लो, मानचित्र भूगोल। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। और 13वां है पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। और 14वां है लास्ट जीआईएस। जीआईएस हिंदी में बोलेंगे इसको भौगोलिक सूचना तंत्र, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंग्लिश में लिखिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
भौगोलिक सूचना तंत्र, ये एक हमारे भूगोल की शाखाएं हैं। इसमें से जो आपके सिलेबस में, देखो वैसे तो ये पीजी स्तर तक हम इनको पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक भूगोल की शाखाओं का टॉपिक है। क्या है? भूगोल की शाखाएं। उसमें हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे। ये नाम जो मैंने आपको लिखाए हैं, ये नाम ही आपको देखने हैं, यही काफी हैं। इसमें से जिनकी डिटेल करनी है हमको, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, और उसके बाद में जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, और समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। ये तीन तो अपने तीन सेक्शन बनेंगे। और तीसरे सेक्शन में एक जीव भूगोल और है, बायोज्योग्राफी, ये वाला। कुछ दो तीन पॉइंट हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र है, वायोम है, ये ऐसे। और विश्व के प्रमुख वायोम, वो हम लोग यहां से उठाएंगे टॉपिक। 1, 2, 3, 4। और एक आप लोगों को मानचित्र भूगोल भी पढ़ना है, मानचित्र भूगोल। तो ये हमारी एक अलग से पेपर है, मानचित्र कार्टोग्राफी, जिसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा जाता है, प्रैक्टिकल भूगोल के बारे में पढ़ा जाता है। हाँ, ये लोकेश यादव पहला आया, पहले आया कर भाई। भंवर सिंह भाई, अभी उठा हूँ मैं, स्पोर्ट करता हूँ, मैं स्कूल रनिंग करके आया हूँ। कोई नहीं भाई, कल से कॉलेज ही आ जाया कर भाई। हाँ चलो बेटा, कोई बात नहीं, आप अपनी चैट करिए, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ इन चीज़ों को चैट मत कीजिए, हमारा भी ध्यान डाइवर्ट होता है कि हो सकता है किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा हो। तो ऐसी चीज़ें आप लोग कॉलेज में बात कर लीजिएगा बेटा, बाकी यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये जो अपने शाखाएं हैं इस भौतिक भूगोल की, इन शाखाओं के नाम मैंने आपको लिखा दिए। इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन बने, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि भूगोल की प्रमुख शाखाओं का नाम लिखते हुए किसी एक शाखा का वर्णन कीजिए, या एक टिप्पणी टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं कई बार, उस टिप्पणी वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कई बार मान लो समुद्र विज्ञान, या कई बार मान लो मृदा विज्ञान के बारे में पूछ लिया जाता है, या मृदा भूगोल क्या है। ये एक अपने आप में कुछ शब्दावली हैं या इनकी शाखाएं हैं, जो पीजी स्तर तक हम इनको पढ़ते हैं। इनकी अलग अलग बहुत मोटी मोटी बुक्स आती हैं सभी शाखाओं की, वो अलग अलग एक पेपर हमारे पीजी में बनते हैं। ये जैसे पीजी में हमारा अलग से पेपर है पूरा का पूरा भूआकृति विज्ञान का, एक जल समुद्री विज्ञान का भी है हमारा, जल विज्ञान का, एक अपना पर्यावरण भूगोल का भी है, जीआईएस का बनता है एक। तो ऐसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, मतलब जैसे अब कुछ मानव भूगोल की शाखाएं, ऐसे ही 14 शाखाएं मानव भूगोल की पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ 14 शाखाएं भौतिक भूगोल की पढ़ी। तो ये पेज बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा आप लोग। ठीक है? हाँ, आगे मैं अगली स्लाइड में एक मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे। हाँ, अगले मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं। मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं। हाँ, नंबर 1, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। 2, कृषि भूगोल।
कृषि भूगोल। तीसरा संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल। चौथा औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल। पांचवा परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल। छठवां जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल। अगला अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल। आठवां राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। नवा सैन्य भूगोल। दसवां ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल। अगला सामाजिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल। और चौदहवां सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल ये एक अपने मानव भूगोल की शाखाएं हैं। ये आर्थिक भूगोल है। आर्थिक आर्थिक भूगोल। अब ये हमको अब इनके कुछ के अर्थ हैं, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नहीं, आर्थिक भूगोल यहाँ गया, आर्थिक भूगोल यहाँ गया। अच्छा, ये सुदूर संवेदन आ जाएगा यहाँ पर। क्या है? सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन। इकोनॉमिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी। ये रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स ज्योग्राफी। ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी। उसके बाद अधिवास ज्योग्राफी। और अधिवास ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? राज आ जाएगा नाम ध्यान।
ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसके बाद आर्मी ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, उसके बाद में सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, सुदूर संवेदन को एक नाम अलग दिया गया है, बता देंगे। एक कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, और एक यहाँ पर सैन्य भूगोल भी दो आ गया। तो ये कौन सा रह गया एक, सैन्य भूगोल, एक मिनट, ये यहाँ पर देखता हूँ मैं। अच्छा, एक आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन में हम देखते हैं, हाँ वेरी गुड बेटा, सैन्य भूगोल दोबारा हो गया, हाँ दोबारा आ गया है सर, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। हाँ, जब ऐसी चीजों का ध्यान देंगे ना आप, तो बेटा निश्चित रूप से आपका माइंड कंसंट्रेट होगा। वेरी गुड। अब वो यूं तो खैर मैं ही दोबारा देख रहा था तो मेरे भी ध्यान आ गया, तो मैंने बता दिया, पर आप भी यदि देखेंगे और मेरा वाकई ध्यान जाता है स्क्रीन पर, तो निश्चित रूप से मैं आपके इनको देखूंगा। यस बेटा, ये हुई बात। ऐसे आप लोग प्रॉपर क्लास देखोगे और चीज़ों को बताओगे ना, तो बेटा हमें पता लगती हैं। कई बार बेटा फ्लो फ्लो में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कई बार दिमाग में वो चीज़ें बार बार घूमती हैं, तो वही चीज़ें आ जाती हैं कई बार। तो आर्थिक नियोजन, हाँ, अब ये जो चीजें हैं ये एक मानव भूगोल की शाखाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा या सेकंड सेमेस्टर में इन चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है, मानव भूगोल की शाखाओं से कोई मतलब नहीं है। हम थर्ड सेमेस्टर में जब पहुंचेंगे, तो थर्ड सेमेस्टर में हम इन परिवहन भूगोल को भी पढ़ेंगे, औद्योगिक भूगोल को पढ़ेंगे, संसाधन भूगोल पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, हैं, अधिवास भूगोल भी कुछ टॉपिक हैं एक दो, उनको पढ़ेंगे। तो ऐसे इन चीज़ों को हम कहाँ पढ़ेंगे, वहाँ जाके पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर में। लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से हमारा इन सभी शाखाओं का कोई भी संबंध नहीं है। हमने जो पहली जो शाखाएं बताई हैं आपको, जैसे भौतिक भूगोल की शाखाएं, इनमें भी हम लोग सभी शाखाओं को नहीं पढ़ेंगे। हम कुछ पॉइंट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे उनकी हम चर्चा करेंगे, और उनमें ही हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल की, और वही भौतिक भूगोल हमारा चल रहा है। ये तो एक शाखाएं आई इसलिए मैंने आपको बता दिया, और आपके विषय में एक सिलेबस में एक टॉपिक भी बनता है इनका शाखाओं का। तो जब तक हमें भूगोल का पूरा एक स्ट्रक्चर हमको पता नहीं होगा, तब तक हम आगे तो बढ़ेंगे, भूगोल तो हम पढ़ लेंगे, भौतिक भूगोल हम पढ़ ही रहे हैं, निश्चित रूप से समझ में आएगा, लेकिन हमें एक जो साइड की जो चीजें हैं ना, वो समझ में नहीं आएंगी। फिर आगे चल के हम कोई उदाहरण देंगे तो वो चीजें जब तक समझ नहीं आएंगी, जब, क्योंकि मान लो कहीं जलवायु भूगोल आ गया, तो जलवायु भूगोल तो आपने यहाँ पढ़ा ही नहीं, फिर कहीं साहब जलवायु भूगोल कहाँ से आ गया भौतिक भूगोल में। हाँ, ये भौतिक भूगोल में ही हम पढ़ेंगे, तभी ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट मैंने आपको उपलब्ध कराई है। आप इन चीज़ों को बना लीजिएगा, और एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा इनका, ये आपके सामने उपलब्ध हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना जो पृथ्वी का जो चल रहा था, उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी की उत्पत्ति में हम लोगों ने कुछ सिद्धांतों की बात की थी, और उन सिद्धांतों को हमने दो भागों में बांटा था।
पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। समय थोड़ा कम है, लेकिन आज समझ लीजिएगा आप लोग, कुछ लिखाने का करने का काम मैं कल की क्लास में करा दूंगा, क्योंकि आज का जो ये वीडियो मिलेगा आपको, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के नाम से मिलेगा आपको, हाँ, अपने चैनल पर। तो अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए, कुछ विचारक उन्हें इन सभी सिद्धांतों को दो भागों में बांटा। एक जो सिद्धांत था वो, कुछ विचारक मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। किससे मानते हैं? एक तारे से। जब पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानते हैं तो निश्चित रूप से वो लोग उस चीज को द्वैतवादी नहीं कह सकते, अद्वैतवादी कह सकते हैं। सर लास्ट में 2 मिनट इंट्रोडक्शन भी करवा देना आपका, प्लीज। हाँ यस बेटा, मैं करा दूंगा लास्ट के 2 मिनट में। हाँ, तो बेटा देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हम चीजें पढ़ रहे हैं, तो दो तरीके के सिद्धांत हमारे सामने आए। कुछ विचारकों ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, कुछ विचारकों ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है या 2 से अधिक तारों से हुई है। तो हमारे जो भूगोलविद थे उन्होंने इनको 2 भागों में बांट दिया। और कैसे बांटा? नंबर 1, इसमें अद्वैतवादी, अद्वैतवादी सिद्धांत, और दूसरा इन्होंने बांटा द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं जो विचारक पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानते हैं, और द्वैतवादी उनको कहते हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से या उससे अधिक से मानते हैं। यहां तक समझ में आया? अब ऐसे कौन से विचारक हैं, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति को एक तारे से मानते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो अद्वैतवादी हैं, जो पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानते हैं, उनकी बात करते हैं। और उनमें सबसे पहला सिद्धांत आता है हमारा इमैनुअल कांट का। किसका? इमैनुअल कांट का, जो कि 1749 ईस्वी में दिया था। 1749 ईस्वी में। 1749 में एक सिद्धांत और आया था जिसका नाम था पुच्छल तारा सिद्धांत। पुच्छल तारा सिद्धांत। अब उस पुच्छल तारा सिद्धांत के बाद में इमैनुअल कांट ने अपना सिद्धांत दिया था। तो 1749 के बाद 1755 में यह सिद्धांत निकल के सामने आया। इन्होंने, इमैनुअल कांट ने पुच्छल तारा सिद्धांत पढ़ा 1749 में, और फिर अपना एक नया सिद्धांत दिया था 1755 ईस्वी में। तो यहां पर आप 1749 हटा के आप 1755 ही लिख लें, क्योंकि इमैनुअल कांट का जब नाम आएगा
तो 1755 के साथ आएगा ये इमैनुअल कांट ने। उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत यहां आया था वो आया था लाप्लास का सिद्धांत। लाप्लास का सिद्धांत 1796 ईस्वी में। इन सभी सिद्धांतों की डिटेल पढ़ेंगे बेटा हम, लेकिन एक एक सिद्धांत को बाद में पढ़ेंगे हम। उसके बाद में जो यहां सिद्धांत आया वो आया लाप्लास के बाद लॉयल महोदय का सिद्धांत। ये आया था 1871 ईस्वी। ये अब बात करते हैं हम द्वैतवादी सिद्धांतों की। अब द्वैतवादी सिद्धांतों में यहां पर नंबर 1 सबसे पहले ग्रहणु परिकल्पना। ग्रहणु परिकल्पना और ग्रहणु परिकल्पना जो थी ये आई 1905 में। 1905 में ये दी थी चेम्बरलिन और मोल्टन ने। किसने? चेम्बरलिन और मोल्टन। चेम्बरलिन और मोल्टन ने। उसके बाद में जो अगला सिद्धांत आया वो आया ग्रहणु परिकल्पना के बाद में ज्वारीय सिद्धांत। ज्वारीय सिद्धांत, ये ज्वारीय सिद्धांत 1919 में जेम्स जीन और जेफरीज। 1919 में जेम्स जीन और जेफरीज। जेम्स जीन और जेफरीज महोदय ने। देखिए क्या हुआ था कि यहां पर ज्वारीय परिकल्पना दी थी 1919 में, और 1919 में ये परिकल्पना जेम्स जीन ने दी थी। किसने दी थी? जेम्स जीन ने। उसके बाद में इस परिकल्पना में संशोधन किया था, जिसमें इन्हीं का शिष्य जो जेफरीज था उन्होंने अपना योगदान दिया, और अपना योगदान देके फिर ये जेम्स और जेफरीज के नाम से सिद्धांत प्रचलित हुआ, वो दिया था 1929 में। मतलब इसमें संशोधन हुआ था बाद में। सबसे पहले ज्वारीय सिद्धांत 1919 में आया, उसके बाद 1929 में संशोधन हुआ, वो जेफरीज महोदय ने किया, और फिर ज्वारीय सिद्धांत में जेम्स जीन की और जेफरीज की दोनों के नाम से सिद्धांत प्रचलित हुआ। समझ रहे ना? हाँ। उसके बाद में जो तीसरा सिद्धांत आया इसमें, वो तीसरा सिद्धांत आया था द्वैतारक सिद्धांत। कौन सा? द्वैतारक सिद्धांत। और ये द्वैतारक सिद्धांत आया लगभग 1939 में। 1939 में। 1939 ईस्वी में। और इसको जो देने वाले थे वो विचारक थे रसेल महोदय। कौन? रसेल महोदय। रसेल महोदय।
जी। उसके बाद जो सिद्धांत आया वो आया हमारा सुपरनोवा सिद्धांत। सुपरनोवा सिद्धांत, और यह सिद्धांत 1939 में ही आया था। एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, 1939 में। और इस सिद्धांत को जो देने वाले थे वो थे हमारे महोदय हॉयल और लिटिलटन। हॉयल और लिटिलटन। हाँ, ये बेटा हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे, इनकी डिटेल एक एक सिद्धांत की हम करते चलेंगे। हम एक दिन में अपने अद्वैतवादी सिद्धांत कर लेंगे, अगली क्लास में द्वैतवादी सिद्धांत कर लेंगे। तो ज़्यादा बड़े बड़े सिद्धांत नहीं है, एक दिन में आराम से हमारे ये 2-3 सिद्धांत एक साथ हम कर सकते हैं। पूरी थ्योरी मैं आपको लिखाऊंगा बेटा, पूरी चीज़ इन सिद्धांतों की मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो इमैनुअल कांट ने क्या बताया, लाप्लास ने क्या बताया, लॉयल महोदय ने क्या बताया, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो बेटा सही समय पर आप लोग, वैसे तो आज छुट्टी का दिन था इसलिए आज इतने बजे हुई क्लास, बाकी टाइम टेबल आपको सर डाल देते हैं, और बाकी 3 से 4 हमारी क्लास होती है रोजाना। और आज के लिए बस इतना ही। बेटा इंट्रोडक्शन की आप बात कर रहे थे, तो मेरा नाम है सत्यपाल सिंह गुर्जर, और डबल MA ज्योग्राफी, हाँ M.Ed किया हुआ है, और नेट भी है, PhD भी है, हाँ चल रही है PhD, ज्योग्राफी से ही चल रही है अपनी ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर से। और बेटा हम रहने वाले भी भरतपुर के ही हैं, और यहाँ लगभग लगभग 7-8 वर्ष से अलवर में रहते हैं। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है बेटा। बाकी जो चीज़ आपको पूछनी है वो आप कमेंट्स में बता देना, अगली क्लास में बता देना, मैं और आपको डिटेल बता दूंगा सारी चीज़ें। बाकी तो हाँ। हाँ बेटा, ये जो नीचे लिंक भेजा है हमने, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल से भी आप लोग इन क्लासों को अगर लिंक पहुंचेगा तो लिंक को ओपन करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा। हाँ लोकेश यादव, ओके सर। हाँ जी बेटा, थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप बेटा निश्चिंत होके आप पूछना, मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना बेटा, वो भी जुड़ा करो, इंग्लिश मीडियम वाले भी पूछा करो, मैं सारे शब्द आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा। कहीं मान लो कम्युनिकेशन की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं थोड़ा और सुधार करूंगा, इंग्लिश में भी आप लोगों को सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे हम पूरी। ठीक है बेटा। और ये जो वीडियो है आपकी, ये एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगी बेटा। वहाँ एप्लीकेशन में आप लोग इसको देख के बाद में भी देख सकते हैं आप लोग उस वीडियो को। जो भी चीज़ें आप पढ़ाई जाएंगी आपको वो रिकॉर्डेड भी रहेंगी आपके पास, और आप लोग ऑनलाइन भी जुड़ के देख सकते हैं आप साथ के साथ। जी बेटा, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा प्रयास हमारे सर ने किया है, आपके डायरेक्टर सर ने किया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं बेटा आप लोग, इतनी अच्छी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। ठीक है बेटा, और भी कोई क्वेरी हो तो आप एक बार लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, अगली क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।